क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की, और उन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज को हम और आगे पढ़ेंगे। 6 प्रॉपर्टी मैंने कल बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो 7वीं प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस की। नंबर ऑफ इमेजेस, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। देखो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए सबसे पहले एक जनरल सा केस हम ले लेते हैं। मैंने माना कि कोई मेरे पास 2 प्लेन मिरर हैं जो किसी एक एंगल थीटा से एक दूसरे के साथ इंक्लाइन है, और यहाँ मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड इन दीज 2 मिरर्स। तो इन दोनों मिरर में कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, उसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। ध्यान से देखो, एक है बेटा n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1, और एक है n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। ये 2 हमारे पास केस हैं। ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब 360 बटे थीटा क्या आ जाए बेटा, even इंटीजर। इफ 360 बाय थीटा इज इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। मतलब ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और उस केस में हमारे पास n किसके बराबर होगा। इसका मतलब थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो 360 बटे थीटा किसके बराबर आएगा बेटा, ये 360 बटे थीटा इवन आएगा ना, क्योंकि हम 90 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4। 360 बाय थीटा कितना आ जाएगा, 4। तो नंबर ऑफ इमेजेस, अब ये 360 बाय थीटा का रेशो क्या आ गया, इवन इंटीजर आया है। तो इवन इंटीजर आया है तो n की वैल्यू क्या हो गई, 4 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस के आंसर कितना आ गया बेटा, हमारे पास 3। ठीक है, अब इस पर आ जाओ। अगर मान लो कि 360 बाय थीटा, ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है इफ 360 बाय थीटा ओड इंटीजर। क्या हो गई, ओड इंटीजर। अगर 360 बटे थीटा ओड इंटीजर हो तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला ये लगाना है। इस केस में अगर मान लो भाई, इसमें भी 2 केसेस हैं बेटा। एक तो हमारे पास है सिमेट्रिकल, इसमें भी 2 केसेस आते हैं, सिमेट्रिकली और नॉन सिमेट्रिकली। का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो थीटा की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री हो, 40 डिग्री होगी तो ऑब्वियस सी बात है 360 बाय थीटा का रेशो क्या आएगा बेटा, ओड आएगा ना, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। दैट मीन्स n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 360 बाय 40, एंड आंसर कितना आ गया, 9। तो तुमने एक चीज नोट की, नोटेबल बात ये है कि हमेशा ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा क्या किस में बनती है बेटा, ओड मल्टीपल में। नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा किस में बनेंगी, ओड मल्टीपल में। ये बात ध्यान रखनी है आपने। इसमें फिर एक केस और आ जाता है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज इन दिस केस। इस 360 बाय थीटा n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा में भी 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है बेटा। वो 2 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हैं वो देखो। उसमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मान लो मेरे पास कोई 2 प्लेन मिरर हैं लाइक दिस, और इन दोनों प्लेन मिरर, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इन दोनों प्लेन मिरर से सेम एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, सेम एंगल। अगर एंगल सेम है, अभी मान लो थीटा था ना एंगल, सपोज ये थीटा बाय 2 और ये भी थीटा बाय 2, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सिमेट्रिकली केस हो गया। सिमेट्रिकली जब होगा तो हमें नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला ये वाला लगाना है। ये ध्यान रखना है आपने। अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट हमने रखा और अगर सिमेट्रिकली डिवाइडेशन हो रहा है एंगल का, तो आपने नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला ये लगाना है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए, जो तरीका मैंने तुम्हें बता दिया कि हमेशा ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इमेजेस किस में बनेंगे बेटा, हमेशा ध्यान रखना ओड में बनानी है।
ठीक है, इवन में सिर्फ एक केस होगा जिसमें मैं बता देता हूं कब बनेगा। देखो सिमेट्रिकली में ये, तो अगर मान लो कि दो हमारे पास प्लेन मिरर है और वो इस तरह से इंक्लाइन है कि ऑब्जेक्ट के साथ वो एंगल है सेम ना बनाकर अलग अलग बना रहे हैं, सपोज ऊपर वाला अल्फा और नीचे वाला बीटा, तो उस केस के अंदर जो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा, ये, क्योंकि ये इस वाले केस में बेटा ये कैसे हैं, असिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल फॉर्म में है, तो ध्यान रखना असिमेट्रिकली के केस में तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला ये होगा, सिमेट्रिकली के केस में ये होगा। लेकिन इन चीजों को भी अगर याद ना रहे तो इतना ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला एक ये होता है सिंगल, ये ही ध्यान रख लो। अगर मेरे पास 360 बाय थीटा का रेशो इवन आ रहा है तो उसे ओड बनाओ, अगर ओड आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस वही होंगी हमारी। ठीक है, एक और केस आता है इसी के अंदर, वो भी ध्यान रखो। मान लो कि मेरे पास कई बार है ना ये डेसिमल में भी आ जाता है, सपोज मेरे पास डेसिमल में आ जाए, अगर थीटा की वैल्यू सपोज 80 डिग्री या 70 डिग्री ऐसे कुछ हो जाए, थीटा की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, तो भाई n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। अब कैसे लगाए, क्या पता भाई ये वाला लगेगा या फिर n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा ये लगेगा, मुझे नहीं पता कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मेरे पास है वही तरीका है। तो पहले आप है ना 360 बाय थीटा का रेशो निकाल लो, ये रेशो निकाल लो बेटा, तो पता लग जाएगा 360 बटे 80 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 और 5। तो इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू आ गई, जो वैल्यू मेरे पास पॉइंट में आ गई 360 बाय थीटा का जो रेशो आंसर आया है वो कितना है हमारे पास डेसिमल में आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी एंगल हमारे पास इस तरह का हो कि 360 बाय थीटा का रेशो किस में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, किस में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला आपने यही लगाना है। और ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा डेसिमल से पहले, अब जैसे डेसिमल इसमें से एक नहीं घटाएंगे, अब मान लो डेसिमल के पहले हमारे पास यहाँ पर इवन है, ओड है, जो भी वैल्यू बन रही है, फिलहाल क्या बन रही है इवन है ना, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे 4। जब भी थीटा की वैल्यू इस तरह की हो कि 360 बाय थीटा का आंसर है, वो रेशो है वो किसके बराबर आ जाए, डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है, तो बस डेसिमल की फॉर्म में आ गया तो आपको उसमें से एक कुछ नहीं घटाना, आपका यही फॉर्मूला लग जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस का। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज आपने करनी होगी, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला यही होगा, लेकिन आपने एक छोटी सी चीज क्या करनी होगी बेटा, नंबर ऑफ इमेजेस में कभी भी ये डेसिमल की फॉर्म में नहीं रखना है। इस 0.5 को आप हटा दो यहाँ से तो नंबर ऑफ इमेजेस का आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसमें इसकी 7वीं प्रॉपर्टी है, तो इसको ध्यान रखना, नंबर ऑफ इमेजेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं 8th प्रॉपर्टी। सपोज मेरे पास कोई दो प्लेन मिरर हैं या एक सिंगल सा प्लेन मिरर है और एक सामने हमारे पास घड़ी लगी है, वॉल पर एक घड़ी लगी हुई है और सामने एक मिरर रखा हुआ है, ये मिरर है और यहाँ पर एक घड़ी है और घड़ी में कोई टाइम हो रहा है, सपोज इस तरह से। ठीक है बेटा, कोई भी टाइम दिखाई दे रहा है घड़ी के अंदर, तो मिरर के अंदर हमें ये है, तो ये पूछेगा कि भाई मिरर में अगर मुझे इतना टाइम दिखा रहा है तो बताओ एक्चुअल टाइम क्या होगा, क्या होगा एक्चुअल टाइम क्या होगा जब भी मिरर का केस आता है और ये वॉल में मिरर और वॉच का केस आता है, तो उस केस में आपको क्या करना है बेटा, जो हमारे पास जैसे न्यूमेरिकल में कहेगा कि भाई एक मिरर में देखने पर घड़ी का जो टाइम है वो मुझे इतना नज़र आ रहा है, कुछ भी टाइम हो तो बताओ एक्चुअल टाइम कितना होगा, क्या होगा एक्चुअल टाइम कितना होगा। तो इस केस के लिए आपको एक्चुअल टाइम का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। एक्चुअल टाइम का फॉर्मूला होगा बेटा 1160 में से आपने क्या घटाना है, गिवन टाइम, क्या घटाना है, गिवन टाइम। मतलब गिवन टाइम कौन सा है, जो मिरर में हमें दिख रहा है। सपोज वो कहते हैं कि भाई मिरर में है ना हमें 8:50 दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार नीट एग्जाम्स में भी आ चुका है, ध्यान रखना। और ये एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन है कि भाई अगर हमें
मिरर के अंदर 8:50 का टाइम अगर दिख रहा है तो बताओ घड़ी में एक्चुअल टाइम क्या होगा। तो आपने कुछ ही नहीं करना है, एक्चुअल टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, आपने सिर्फ 11:60 में से क्या घटाना है बेटा, 8:50 घटाना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3:10। ये आपका एक्चुअल टाइम होगा, 3:10 एक्चुअल टाइम होगा। लेकिन कई बार ये भी कह देता है कि घड़ी में अगर मान लो 8:50 दे दे, मतलब एक्चुअल टाइम आपको दे दे घड़ी का कि घड़ी में इतना टाइम दिख रहा है, तो बताओ अगर यही टाइम मैं मिरर में देखूंगा तो मिरर में कितना नजर आएगा। तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, यही फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बेटा कि एक्चुअल टाइम बराबर 1160 माइनस गिवन टाइम। बेटा देखो 9th प्रॉपर्टी हमारे पास, 9th प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं कि अगर मान लो, अभी देखो हम नंबर ऑफ इमेजेस की बात करके आए हैं, अगर सपोज मेरे पास कोई दो मिरर हैं और वो एक दूसरे के प्लेन है, पैरेलल है, सॉरी, दो प्लेन मिरर एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है, और ये बताओ कि भाई नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। अगर पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। थीटा की वैल्यू 0 होगी, उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट। ये ध्यान रखना है आपने, थीटा की वैल्यू जब 0 होगी दोनों प्लेन मिरर के बीच में तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। 10th प्रॉपर्टी देखो, 10th प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में आता है कि मान लो हमारे पास कोई दो प्लेन मिरर हैं और वो दीवार पर लगे हुए हैं इस तरह से, और एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे बेटा, 90, और ऑब्जेक्ट इनके सामने रखा हुआ है, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, दैट विल बी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक प्लेन मिरर है, वो दरअसल देखो इस तरह से, ये एक कमरा मान लें हम, ये क्यूबिकल रूम हो गया, ठीक है बेटा। तो एक मिरर तो यहां लगा हुआ है, दिख रहा है सभी को, एक मिरर यहां लगा हुआ है, हो गए दो मिरर, दोनों मिरर एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री है, लाइक दिस। ऑब्जेक्ट है वो यहां खड़ा है, यहां ऑब्जेक्ट है पर्सन, और एक प्लेन मिरर है ना, वो कहां लगा हुआ है बेटा, ऊपर छत पे, लाइक दिस। एक प्लेन मिरर कहां लगा हुआ है, ऊपर छत पे, ऑब्जेक्ट के जस्ट टॉप में ऊपर। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन समझ में आ गए सभी को कि मैं एक रूम में खड़ा हूं और एक दीवार के कोने पर दो मिरर लगे हुए हैं 90 डिग्री एंगल पर, और एक मिरर है वो रूफ पर लगा हुआ है, छत पर ऊपर, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सर के ऊपर। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। तो एक बात तो कंफर्म है कि भाई दो जब मिरर एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होंगे, तो अभी अभी मैंने निकाला था कि नंबर ऑफ इमेजेस की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3। तो वो इमेज बनेगी कहां पर, सपोज यहां पहली इमेज बन गई, दैट विल बी I1, यहां दूसरी इमेज बन गई, दैट विल बी I2, और यहां बन गई तीसरी इमेज, दैट विल बी I3, ठीक है। ये तीन इमेजेस हमारे पास बन गई इस ऑब्जेक्ट की जो प्लेन मिरर सामने लगे हुए, लेकिन एक प्लेन मिरर है वो रूफ पर भी लगा हुआ है। अब जो रूफ पर लगा हुआ है उससे प्लेन मिरर से कितनी इमेजेस बनेंगी, देखो, तो भाई 3 तो ये बन गई। अब जो छत पर लगा हुआ है, ये देखो, ये मैंने एक प्लेन मिरर बना लिया यहाँ पर सपोज, तो ऑब्जेक्ट का इमेज दैट विल बी O डैश, भाई छत पे है और मेरे सर के ऊपर जो मिरर लगा हुआ है उसमें मेरी भी तो इमेज आएगी, ऑब्जर्वर की इमेज आएगी, और एक इस I1 की इमेज दैट विल बी I1 डैश, यहां पर I2 डैश, और यहां पर I3 डैश। तो कितनी इमेजेस हो गई भाई इस ऑब्जेक्ट की, 3 तो ये जो इन दोनों प्लेन मिरर में बन रही थी, 1 2 3, और 4 ऊपर वाले मिरर में जो छत पे लगा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी बेटा, टोटल इमेज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही कि भाई दो प्लेन मिरर सामने लगे हुए हैं, एक रूम के कोने पे लगे हुए हैं, और एक मिरर है वो रूफ पर लगा हुआ है। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर सीन बाय ऑब्जेक्ट। ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे बेटा, 7, और सीन कितने होंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, सीन कितनी इमेजेस होंगी, 6। क्यों, क्योंकि खुद को थोड़ी ना देख सकता है, ठीक है। अगर मैं खड़ा हूं ऐसे तो 3 तो ये हो गई और इन तीनों की इमेज ये हो गई, तो टोटल सीन तो कितने होंगे, 6, लेकिन बनेंगी कितनी इमेजेस, 7। तो ये हमारा 10th प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में कई बार, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड इन दिस केस।
11th प्रॉपर्टी देखो। 11th प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं किसी मिरर को, इफ द प्लेन मिरर या कोई भी मिरर है, उसको प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है बेटा इनफाइनाइट। कितनी होती है? इनफाइनाइट। ये 10th क्लास में हमने पढ़ा है। लेकिन अगर मैं किसी मिरर को लिक्विड में इमर्ज कर दूं, लिक्विड में क्या कर दे बेटा? इमर्ज कर दें, लिक्विड में हम उसको इमर्ज कर दें, डिप कर दें, तो उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। फोकल लेंथ नॉट चेंज बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट टू द लिक्विड, या हम कहें मीडियम। मिरर की फोकल लेंथ मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखना इस बात का। इस और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? इन्फिनिटी। ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई भी मिरर है अगर उसको लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी? इन्फिनिटी। मतलब अगर मैं कनकेव मिरर लूं, कन्वेक्स मिरर लूं और उनको लिक्विड में इमर्ज कर दूं ना, तब भी उनकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। 12वीं प्रॉपर्टी देखो इसकी। 12वीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मान लो रिफ्लेक्शन होता है, इफ देयर इज ए रिफ्लेक्शन इन डेंसर मीडियम, अगर कोई रिफ्लेक्शन हुआ डेंसर मीडियम में, रिफ्लेक्शन हुआ तो बेटा जो लाइट का फेज है वो तो कितने से चेंज होगा? फेज चेंज होगा पाई रेडियन से। कितने एंगल से? पाई रेडियन से तो फेज चेंज हो जाएगा। और जो पाथ होगा, पाथ विल बी चेंज बाय लैम्डा बाय 2। ये ध्यान रखना। इफ द रिफ्लेक्शन इन द डेंसर मीडियम परफॉर्म्ड बाय द लाइट, कोई भी एक मेरे पास रिफ्लेक्शन हुआ है इन द डेंसर मीडियम, कोज ए एडिशनल फेज चेंज एंड पाथ चेंज। लाइट के अंदर जो एडिशनल फेज चेंज और पाथ चेंज हमें देखने को मिलेगा वो कितना होगा? पाई और लैम्डा बाय 2। ये छोटी छोटी बातें हैं प्लेन मिरर के बारे में, आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। ये हमारी 12वीं प्रॉपर्टी थी। अगर रिफ्लेक्शन होता है डेंसर मीडियम में तो लाइट के अंदर एडिशनल फेज चेंज और एडिशनल पाथ चेंज कितना होगा? पाई और लैम्डा बाय 2। इसके बाद 13वीं प्रॉपर्टी देखो, काफी इंपॉर्टेंट है। 13th प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, वो देखो। अगर मान लो कि मेरे पास कोई दो प्लेन मिरर है और एक दूसरे के पैरेलल हैं, लाइक दिस, एंड दीज टू प्लेन मिरर हैविंग ए लेंथ L, दोनों प्लेन मिरर की लेंथ L है, एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेन मिरर बिकम्स D। तो कोई भी एक लाइट इसके अंदर एंटर करती है, ये इंसिडेंट लाइट होगी, दैट विल बी द इंसिडेंट रे। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन परफॉर्म्ड बाय दीज लाइट, कितनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे जब ये लाइट इसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। इफ दिस लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर बाय एन एंगल थीटा, ये मैंने माना है। क्वेश्चन आपको इतना दिया गया है कि कोई लाइट एंगल थीटा से एक प्लेन मिरर पर गिरती है और दोनों प्लेन मिरर कितने एंगल कितनी लेंथ के हैं? L के, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? D। ठीक है भाई। तो भाई मैंने कंसिडर कर लिया कि ये लाइट जब आती है तो भाई रिफ्लेक्ट होगी, दैट विल बी रिफ्लेक्शन। ये हो गई रिफ्लेक्ट। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही क्या होगा बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं नॉर्मल को इंक्रीज करूं और मैं मान लूं कि भाई जो लाइट है वो एक बार रिफ्लेक्ट हुई है तो उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x। तो इसका मतलब जो हमारे पास टोटल लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी बेटा? nx के बराबर होगी। टोटल लेंथ है वो किसके बराबर होगी हमारे पास? nx के बराबर। टोटल लेंथ nx के बराबर होगी क्योंकि एक बार रिफ्लेक्शन में x दूरी ट्रेवल कर रहा है, और टोटल लेंथ कितनी दी हुई है? L। ये मैंने लेट किया है, लेट x डिस्टेंस इन वन रिफ्लेक्शन, इन वन रिफ्लेक्शन। एक बार रिफ्लेक्शन के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x। तो टोटल लेंथ में कितने रिफ्लेक्शन हो जाएंगे? nx। तो मुझे ये n की वैल्यू निकालनी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से बेटा नॉर्मल को मैंने इंक्रीज किया तो यहाँ एक ट्रायंगल बन गई, तुम देख रहे हो ये ट्रायंगल दिख रही है सभी को। तो ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा निकाल लो, ये ट्रायंगल दिख रही है ना सभी को। इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस किसके बराबर भाई? D के।
तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया बेटा, x बाय डी के। l किसके बराबर है, nx के, तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, l बाय n की। उठाकर इसमें रख दो तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ जाएंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x की जगह l बाय n और d, देन n इज इक्वल टू l अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, d टेंजेंट थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या आ गया हमारा, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन परफॉर्म बाय इन दिस केस। तो ये हमारी 13th। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा 14th प्रॉपर्टी, 14वीं प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो ये कहता है कि भाई मेरे पास अगर मान लो कोई थिक प्लेन मिरर है, कैसा है, थिक प्लेन मिरर है, थिन नहीं है इस बार, थिक प्लेन मिरर है। तो थिक प्लेन मिरर में क्या होगा, जब भी कोई थिक प्लेन मिरर हम लेते हैं एंड द लाइट विल बी एंटर्ड इंसिडेंट रे, ये हो गई, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी बेटा, लाइक दिस, लाइक दिस, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई। तो जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारे पास मिलेगी हमें, फर्स्ट लाइट जो हमें मिलेगी बेटा, दैट विल बी द फर्स्ट लाइट। ये हमारे पास सेकंड लाइट। ये तो हमारे पास हो गई इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गई, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये क्या हो गया, सेकंड रिफ्लेक्शन। तो जो हमारे पास फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा वो तो 10% इंटेंसिटी का होगा, इंसिडेंट रे की 10% इंटेंसिटी के बराबर होगा। लेकिन जो सेकंड रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, 80% इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे। ये ध्यान रखना कि किसी भी एक थिक मिरर के अंदर जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो जो सेकंड रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उस थिक मिरर में, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब इसकी 15th प्रॉपर्टी देखो, वो क्या है। 15th प्रॉपर्टी ये है, कहती है कि भाई एक कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मेरे पास, ये 10th क्लास में भी तुम्हें समझाया था कि मेरे पास मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है जिसकी हाइट है बेटा h, कितनी हाइट है उसकी, h, इसकी हाइट है h, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये हेड हो गया और ये लेग हो गई और ये हो गई बेटा आई, दैट विल बी द आई। ठीक है, इतना हो गया। इसके सामने हमने एक मिरर रखना है, दीवार पर एक मिरर लगाना है, और उस मिरर की हाइट बताओ कितनी होगी कि इस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज है वो उस मिरर में हमें दिख जाए। ठीक है, तो भाई ये मान लो एक वॉल है मेरे पास और इसके सामने हमने कोई मिरर लगाना है। मुझे नहीं पता कि मिरर की हाइट क्या होगी या मिरर है वो कैसा, कितनी हाइट का होगा। मैंने दीवार पर एक मिरर लगाना है, उस मिरर की मुझे हाइट निकालनी है कि भाई कितनी इसकी हाइट होगी, कि भाई इस पूरी जो इमेज, जो पर्सन है इस मिरर के सामने जो खड़ा है जिसकी हाइट h है, उसकी पूरी की पूरी इमेज मुझे इसमें नजर आए। अब इमेज अगर इसमें नजर आनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर पर्सन की आंखों तक आ रही होगी। इसका मतलब दिखने में ही कुछ ऐसा होगा कि भाई हेड से आने वाली रे ऑफ लाइट इस मिरर पर गिरे और वो कहां पर वापिस आए बेटे, टकरा कर आई पर। ऐसा ही हो ना, ठीक है। और लेग की तरफ से जो आने वाली रे ऑफ लाइट है वो भी कैसे रिफ्लेक्ट होकर कहां पहुंचे बेटा, आई पर। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा तभी तो। और हमें पता है कि भाई पूरी की पूरी इमेज अगर इस मिरर में नजर आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है द सेम साइज एंड एट द सेम डिस्टेंस इन वर्चुअल, या हम कहें लिटरली इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यहां पर इस जगह। that will be L dash, that will be H dash। ऐसा ही होगा बेटा, क्योंकि जो H dash से आने वाली रे ऑफ लाइट है, H dash से आने वाली रे ऑफ लाइट है, वही तो हमें हमारी आंखों तक आएगी, तभी तो हमें इमेज मिलेगी बेटा। इसी तरह से लाइक दिस, that will be L dash, that will be H dash। ऐसा हम कह सकते हैं
कि भाई ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि जब भी कोई हम कह रहे हैं कि भाई एक मिरर हमने सामने लगाया और पूरी की पूरी जो पर्सन की इमेज है वो उस मिरर में नजर आनी चाहिए, तो उसके लिए हमें पता है कि अगर पूरी इमेज अगर मुझे इस मिरर में नजर आएगी तो जो पर्सन है उसकी बिल्कुल इरेक्ट इमेज हमें कहाँ मिलेगी, एट द सेम साइज सेम डिस्टेंस हमें इस मिरर से उतनी दूरी पर मिलेगी। तो भाई इस मिरर की हाइट मैंने निकालनी है और ये मिरर की हाइट मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन पर्सन की हाइट मुझे पता है। यहां से एक परपेंडिकुलर अगर मैं डाल लूं और यहां से भी एक परपेंडिकुलर डालूं जो कि इन दोनों को क्या कर दे बेटा, बाइसेक्ट कर दे, कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं। डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन हो बेटा आपका। मैंने जो नॉर्मल डाला है यहां से, ये देखो नॉर्मल लाइक दिस, जो मैंने यहाँ नॉर्मल डाला उसको इंक्रीज कर दिया और जब मैंने परपेंडिकुलर बनाया यहाँ पर तो हम देख सकते हैं दैट विल बी द पॉइंट। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं कोई भी एक नाम दे सकता हूं, दैट विल बी के एंड दैट विल बी एम, ठीक है, या एम की जगह एस ले लो। मिरर का नाम मैंने दे दिया एम एन, मिरर का नाम मैंने क्या दे दिया एम एन, और यहां से जो नॉर्मल था उसको मैंने खींचा तो ये तो हो गया के एंड दैट विल बी एस। और हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इस ई और एल के बीचों बीच है एस पॉइंट, और हेड और आई के बीच में भी ये के पॉइंट क्या है बेटा, मिड में है, ये हमने इसमें रखा। इफ अगर मैं लेट कर लूं कि भाई ए और बी क्या है बेटा, ए और बी, ए और ए तो किसके बीच की दूरी है, हेड और आई के बीच की दूरी, ये मैंने लेट कर लिया क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है कि भाई ये मिरर की हाइट कितनी होगी अगर इसकी टोटल हाइट कितनी हो स्मॉल एच। तो मैंने लेट किया कि ए दूरी है हेड और आई के बीच की, और आई और लेग के बीच की दूरी कितनी है बी, स्मॉल बी। तो भाई ये है ईल और ये है एच ई। मैंने लेट किया कि एच ई तो है ए के बराबर और ईल है बी के बराबर। डायग्राम में दिख रहा है बेटा सभी को। और अगर मैं इन दोनों का सम अप कर देता हूं तो ये किसके बराबर आ जाता है, एच के बराबर। ए प्लस बी किसके बराबर है, एच के। यहां से जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है क्योंकि मुझे चाहिए हाइट किसकी, एम एन की। परपेंडिकुलर मैंने इसलिए डाला ताकि मेरे पास बेटा एक पैरेललोग्राम यहां दिख रहा है तुम्हें क्रिएट हो जाए, तो जितना के एस होगा उतना हमारे पास क्या होगा, एम एन। के एस बराबर एम एन। तो भाई मैंने तो के एम एन ही निकालना है, क्या निकालना है, एम एन। तो भाई के एस किसके बराबर है बेटा, के एस है हमारे पास के ई प्लस ई एस, के ई प्लस ई एस बराबर एम एन। तो यहां से देखो क्योंकि के और एस है वो मिड है, हेड और आई के बीच का मिड पॉइंट क्या है के, ई और एल के मिड पॉइंट क्या है एस। क्योंकि एल की बीच की दूरी बी है तो ये मिड पॉइंट में तो ई एस कितना हो गया बी बाई टू, ये कितना हो गया ए बाई टू। तो ये तो हो जाएगा के ई तो कितना हो गया बेटा ए बाई टू, ई एस कितना हो गया बी बाई टू इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया एम एन। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं इधर ले आए तो क्या आ जाएगा बेटा, ए प्लस एम एन बराबर ए प्लस बी बाई टू दैट इज इक्वल टू एच बाई टू। तो एम एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, एच बाई टू। एम एन की वैल्यू कितनी आ गई, एच बाई टू। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी एक प्रॉपर्टी है, ये मैंने प्रूव भी कर दी है यहाँ पर, ठीक है। अगर प्रूव नहीं होता है आपसे तो वैसे तो बहुत आसान सी चीज है, मैंने लेट शेट करना है बेटा दो चार बातें कि भाई एक पर्सन जिसकी हाइट एच है, हेड से आई की दूरी ए है, आई से लेग की दूरी बी है, पर्सन की अगर प्रॉपर इमेज मुझे एक मिरर में दिख रही है जो दीवार पर लगा हुआ है, तो हमें ये बताना है कि भाई बताओ कि उस मिरर की हाइट कितनी है। तो मैंने जो नॉर्मल था उसको परपेंडिकुलरली डाल लिया इस पर्सन के ऊपर, दैट इज के एंड एस, एंड के बी द मिड पॉइंट ऑफ हेड एंड आई एंड एस बी द मिड पॉइंट ऑफ ई एंड एल। सो हम जानते हैं कि ए प्लस बी किसके बराबर है, एच के, और क्योंकि के एस है वो किसके बराबर होगा बेटा, एम एन के। तो प्रॉपरली हम इसको लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मतलब अगर एक पर्सन की हाइट एच है तो मेरे सामने कितनी हाइट का हम मिरर लगाएं कि मेरी पूरी की पूरी इमेज उस मिरर में नजर आए, तो वो हाइट कितनी होगी बेटा, एच बाई टू। क्लियर है सभी क्वालिटी है बेटा हमारे पास। कि मान लो वो कहता है कई बार, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि मान लो ये हमारे पास एक क्यूबिकल रूम है, ठीक है बेटा,
और एक पर्सन है वो बीचों बीच खड़ा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और पीछे वाली जो ऑब्जेक्ट के पीछे वाली दीवार है इसकी हाइट कितनी है h, ठीक है भाई। और ऑब्जेक्ट के ये पीछे वाली दीवार है और ये सामने वाली दीवार है, तो इस सामने वाली दीवार के ऊपर मैं कोई मिरर लगाना चाहता हूं। यहां पर मैंने कोई मिरर लगाना है, दैट विल बी द मिरर। ये मिरर मुझे लगाना है और मिरर है, उस मिरर की हाइट कितनी होगी कि ये ऑब्जेक्ट है ना वो पीछे वाली दीवार की पूरी इमेज मुझे इस मिरर में नजर आए। जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूं बीचों बीच, सामने वाली दीवार पर मुझे एक मिरर लगाना है और पीछे वाली दीवार की पूरी इमेज है, मतलब पूरे पीछे वाली दीवार की हाइट कितनी है h, तो मुझे उस पीछे वाली दीवार की पूरी इमेज मुझे सामने वाली दीवार में लगे हुए मिरर के अंदर नजर आनी चाहिए। और पीछे वाली दीवार की हाइट कितनी है बेटा h। क्वेश्चन समझ में आ गए सभी को? तो मुझे इस मिरर की हाइट बतानी है कितनी होगी जो सामने वाली दीवार पर लगा हुआ है, और उसके अंदर मुझे पीछे वाली दीवार की पूरी इमेज नजर आनी चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ये प्रॉपर्टी भी काफी बार एग्जाम्स में आती है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, ठीक है, कमरे के बीचों बीच, और पीछे वाली दीवार की हाइट कितनी है बेटा h। इसको मैंने नाम दे दिया कोई भी AB, दैट विल बी द AB मैंने कोई भी इसको हाइट, ये इसकी हाइट कितनी है पीछे वाली दीवार की h। यहां वो ऑब्जेक्ट खड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट देख रहा है, तो भाई ये ऑब्जेक्ट की आंख हो गई। और क्योंकि दोनों दीवार हैं वो सेम दूरी पर हैं, और इस सामने वाली इस पर्सन के यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट की आई होगी बेटा, आंखों पे आ गई ना, तभी तो मुझे इमेज नजर आएगी। और ये सामने वाली दीवार पर लगा हुआ है एक मिरर, मुझे इस मिरर की हाइट बतानी है ताकि पीछे वाली दीवार की पूरी इमेज मुझे इस में नजर आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर मुझे इस पीछे वाली दीवार की इमेज मुझे नजर आनी है तो ऑब्वियस सी बात है जो रे ऑफ लाइट इस पीछे वाली दीवार के टॉप से आ रही है और जो बॉटम से आ रही है, वो दोनों लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आनी चाहिए बेटा, हमारे मेरी आंखों तक आनी चाहिए, लाइक दिस, इस तरह से। ऐसे होनी चाहिए ना। और क्योंकि इस दीवार की प्रॉपर इमेज मुझे कहां मिलेगी, बिहाइंड द मिरर। और कैसी बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट, तो वो कुछ ऐसी मिलेगी, देखिए दैट विल बी A डैश और B डैश। दिख रहा है सभी को? इस तरह से ये है इमेज, AB की इमेज कहाँ है, A डैश B डैश। तो जो रे डायग्राम है वो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। ये मिरर को मैंने नाम दे दिया कोई MN, और क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है वो पीछे वाली दीवार से और आगे वाली दीवार से दोनों से कितनी दूरी पर है बेटा, सेम दूरी पर ही है। कितनी दूरी पर है, सेम दूरी पर है। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि भाई इस मिरर की हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो देखो यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तुम देख रहे हो तो ध्यान से। एक तो ट्रायंगल बेटा ये बन रहा है क्योंकि ये दूरी सेम है, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालूं, देखो ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाल लिया, परपेंडिकुलर डालूं दैट विल बी पॉइंट, कोई भी नाम दे दो, एस नाम दे देते हैं इसको, इसको नाम दे दिया बेटा मैंने के, ठीक है। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला और ये परपेंडिकुलर जो इमेजेस है उसके मिड पर गया है, इसको मैंने नाम दे दिया एस, इसको नाम दे दिया के, ठीक है। अब होगा क्या, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है, रूम के बीचों बीच खड़ा है, तो भाई कुछ ऐसा ही होगा ना कि भाई ये जो दीवार है, ये आगे वाली दीवार और ये पीछे वाली दीवार, मैं लेट कर लूं इनके बीच की दूरी कितनी है, ये हो गई d, तो ये दूरी कितनी भाई d/2। कहने का मतलब है I से, मतलब ऑब्जेक्ट से सामने वाली दीवार कितनी, d/2, ये वाली दीवार कितनी, पीछे वाली दीवार भी कितनी, d/2। क्लियर है सभी को भाई? क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो बीचों बीच खड़ा है रूम के, तो पीछे वाली दीवार भी d/2, आगे वाली दीवार भी d/2।
और जो हमारे पास पीछे आई से और हमारे पास जो इमेज बनी है वो कितनी दूरी पर होगी, वो होगी भाई ये d/2, और क्योंकि ये दूरी कितनी है d होगी ना, क्योंकि भाई मिरर के अंदर हमें प्रॉपर इमेज नजर आ रही है, तो मिरर और पीछे वाली जो एक्चुअली पीछे वाली दीवार है, सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार में कितनी दूरी है, d है ना। तो d में हम जब क्या जोड़ दे बेटा, ये हमारे पास d है, d में d/2 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3d/2, कितना आ जाएगा 3d/2। तो यहां पर तुम्हें दो ट्रायंगल दिख रही है बेटा, ट्रायंगल एक तो हो गई हमारे पास ये वाली ENM, ट्रायंगल ENM सिमिलर है बेटा किसके, ट्रायंगल EA'B', दिख रहा है सभी को। एक ये छोटी वाली ट्रायंगल और एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल, दोनों क्या है एक दूसरे के सिमिलर। अब सिमिलर है तो हम सिमिलरिटी रूल लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहां से बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो ले ले। तो देखो क्या हम इसको सिमिलर रूल लगाएं तो क्या लिख सकते हैं बेटा, MN अपॉन में A', B' इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर ले लो, EK अपॉन में ES, ये लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे तो MN ही चाहिए, क्योंककि हमें क्या चाहिए बेटा, MN हाइट निकालनी है। बहुत आसान सी चीज है, देखो EK अपॉन में ES मल्टीप्लाइड बाय A', B'। अब देखो भाई A', B' की हाइट किसके बराबर होगी, AB के बराबर ही होगी, दैट विल बी H। और EK किसके बराबर है, देखो मैंने इसीलिए ये चीज बोली है कि भाई ऑब्जेक्ट है वो मिड ऑफ द रूम रखा है, सामने वाला जो दीवार है वो d/2, अगर मान लो दोनों दीवारों के बीच का डिस्टेंस कितना है d/2, लाइक दिस, इस तरह से। ये मेरे पास एक क्यूबिकल रूम है, तो भाई पीछे वाली दीवार और आगे वाली दीवार, इन दोनों दीवार के बीच की दूरी d/2, ऑब्जेक्ट बीचों बीच है तो ये पीछे वाली दीवार भी d/2, ये भी d/2। लेकिन मिरर में जो इमेज बन रही है वो मिरर से इमेज कितनी दूरी पर होगी, d पर। तो भाई ये दूरी तो कितनी हो गई d, ये d/2, तो ES की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3d/2, ES 3d/2, EK की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, EK है d/2, तो d/2 अपॉन में 3d/2 मल्टीप्लाइड बाय h, कितना आ गया बेटा, d/2 से d/2 कट गया, ये कितना आ गया h/3। तो इसका मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो मिड ऑफ द रूम खड़ा है, सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार, ठीक है, वो सेम दूरी पर है इससे, तो ऑब्जेक्ट जो देखेगा पीछे वाली दीवार की हाइट सामने वाले दीवार पर लगे हुए मिरर में, तो उस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, पीछे वाली दीवार की हाइट का h/3, ये ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, 15 प्रॉपर्टी 16 प्रॉपर्टी मैंने इसमें पढ़ाई है तुम्हें प्लेन मिरर के बारे में, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए बेटा अगर आपने ऑप्टिक्स पढ़नी है तो, ठीक है।